that is the periodic classification of elements. But before starting this chapter, some of the questions are asked here on page number 16 at the starting of this chapter. Let's see these questions. First question is here given, what are the types of matter? Now you all are familiar with this question. What is meant by matter? That is also known to you. And what are the types of matter? From standard 5th 6 we are studying that matter is of three types: solid, liquid and gases. So what is solid, what is liquid and what is gases already we had studied. Let's take one example. So matter is classified into solid, liquid and gases. Let's take one example of water. General, liquid form is called as water, solid form is called as ice and the gaseous form is called as water vapor or it is also called as steam. सॉलिड हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. लिक्विड जब हीट करेंगे तो वो गैसेस फॉर्म में जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से गैस अगर ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म करता है या लिक्विड स्टेट में आता है और लिक्विड और थोड़ा ठंडा करते हैं मींस फ्रीज करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट. जैसे हम लोग आइस को हीट करते हैं तो एट 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जब हम लोग हीट करते जाते हैं तो एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है. दैट मींस सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन मेल्टिंग पॉइंट पे होता है और लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है. You all are familiar with this. Now let's consider the second question. What are the types of elements? This is also you are familiar with this. Elements are classified in two categories. पहले तो दो में थे, बाद में और एक इन्वेंट हुआ था, metals, non-metals and metalloids. तो metals क्या होते हैं, metals की properties, non-metals क्या होते हैं. metals की properties you are very familiar. They are having luster, they are ductile, they are malleable. non-metals ये सब आपको मालूम है. metalloids for example कार्बन, कार्बन के जो प्रॉपर्टीज हैं या वी कैन से सिलिकॉन व्हाटएवर जैसे एलिमेंट्स है वो है मेटालॉइड्स. व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड? ये जो मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनके जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उनको क्या बोला जाता है? तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम. वो एलिमेंट करेगा तो और मॉलिक्यूल अगर वो कंपाउंड करेगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इसका आंसर क्या आएगा? मेटल्स आर सॉरी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेकिन उसके बाद और एक थर्ड आई थी तो इसके लिए हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड. दो और दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे. सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन ये भी एलिमेंट है. जनरली सोडियम जैसा दिखाते हैं लेकिन क्लोरीन Cl2 करके दिखाते हैं. ये दोनों जब हम कंबाइन करते हैं तो ये दोनों के बीच में रिगरस रिएक्शन होती है और इसका रिजल्ट आता है सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे दो क्लोरीन है तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना जरूरी है. अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये तो बैलेंस हो जाएगा. ये बैलेंसिंग एंड ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन थर्ड चैप्टर हाउ दीज रिएक्शंस आर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट चैप्टर. Let's suppose here this sodium is one element, chlorine is another element. These two elements combine chemically and they gives here the compound sodium chloride. These are individual elements and this is the compound. General example we are familiar with water.
हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये दूसरा एलिमेंट है। ये दोनों जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो ही वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है, एंड दिस इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट्स इंडिविजुअल, ये एलिमेंट है लेकिन ये कंपाउंड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमें डिफरेंस किसमें बताना है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर हम लोग ये एलिमेंट है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे, इसका कंस्टिट्यूएंट कौन रहेगा? स्मॉलेस्ट पार्ट कौन रहेगा? एटम रहेगा। और इसका कौन रहेगा? मॉलिक्यूल रहेगा। तो हाइड्रोजन में दोनों भी हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग है, तो ये जो एलिमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सेम टाइप के होते हैं। जब कंपाउंड तैयार होता है वहां पे हाइड्रोजन का भी एक होता है और ऑक्सीजन का भी एक एटम होता है। दोनों एटम कंबाइन हो गए। एक्चुअली वैसे देखें तो हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। ऐसे ये सब में कुछ अट्रैक्शन होके कुछ एक रिएक्शन तैयार होंगे। ये जो तैयार होता है दैट इज द मॉलिक्यूल। और जब ये मॉलिक्यूल तैयार करता है तो मॉलिक्यूल में ये अलग-अलग टाइप के आते हैं, एंड देयरफॉर we can write here the molecules of compounds are different in nature, but the atoms of elements are same in nature. So this is about all this. matter 3 टाइप के होते हैं, solid, liquid, gas, elements, और 3 टाइप के होते हैं, metals, non-metals and metalloids. Smallest particle of matter are called as atoms and molecules. And what is the difference? Actually it's very important. Molecule of elements and molecules of compounds. Elements के molecules जो होते हैं वो सेम ही टाइप के होते हैं, लेकिन जब कंपाउंड के हम लोग कंसीडर करने जाएंगे तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. This is about your questions asked on page number 16. Now let's start with the chapter classification, periodic classification of elements. Now first of all we must know what is meant by classification and what is the need of classification. Objects को classify क्यों करते हैं? हमें यहाँ स्टडी करना है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया and what is meant by periodic classification. तो first of all let's tell me what is meant by classification. क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? एक जनरल एग्जांपल लेते हैं. You are having 6 subjects. 3 लैंग्वेजेस है और 3 साइंस है. 3 साइंस में एक्चुअली you are having more than one textbook. That means in science paper you are having 2 textbooks, science paper 1, science paper 2. In mathematics also you are having 2 textbooks, as well as in history and geography, social science also you are having 2 textbooks. That means subjects हमारे 6 ही हैं, लेकिन हमें overall 9 books arrange करने पड़ते हैं. 9 books का पूरा ख्याल रखना पड़ता है. समझो यहाँ पे हम जब स्टडी करने बैठते हैं तो पहले टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है, उसके बाद स्कूल की जो नोटबुक रहेगी आपकी उसकी ज़रूरत होती है, क्लासेस की कुछ नोटबुक रहेगी, क्लासेस से जुड़े हुए नोट्स रहेंगे, या आपने जो भी कुछ कलेक्ट किया हुआ मटेरियल रहेगा. जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो उसके पेपर सॉल्यूशंस वगैरह रहेंगे. हमारे सब्जेक्ट सिर्फ 9 ही है, हमारे पास बुक सिर्फ 9 ही है, लेकिन ये 9 बुक्स से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो जाता है. जब हम लोग स्टडी करने जाएंगे, जब एग्जाम नज़दीक आएगी Jan-Feb में अगर हम लोग स्टडी करने बैठेंगे, मुझे समझो कि कुछ साइंस का आज 2nd चैप्टर का स्टडी करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, मुझे साइंस 1 के टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है. तो ये सब अगर स्कैटर हुए सब बुक्स रहेंगे तो ये सब बुक्स में से मुझे सिर्फ साइंस का ही बुक ढूंढना है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर हम लोग ऐसे ही उसको रखेंगे तो, या स्कैटर्ड पोजीशन में रखेंगे तो, या ऐसा इधर उधर कहाँ पे भी रखेंगे तो. अगर हम लोग वो सब्जेक्ट वाइज कुछ अरेंजमेंट करेंगे, मराठी का जो भी मटेरियल है वो एक ग्रुप में रहेगा, हिंदी का जो है वो एक जगह पे रहेगा, इंग्लिश का एक जगह पे रहेगा, बाकी जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 बाइफर्केशन करके हम लोग एक जगह पे रखेंगे, साइंस का एक जगह पे रखेंगे. अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा. उसमें से सिर्फ हम लोगों को साइंस की टेक्स्ट बुक निकालनी है. तो ये इजी होगा जब हमें
ये जब हम ये क्लासिफाई करके रखेंगे, कुछ ग्रुपिंग करके रखेंगे, तो ऐसे ही साइंस में हुआ था। जब हमारे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, पहले तो बहुत कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स साइंटिस्ट को मालूम थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स की। जनरली अप्रोक्सीमेटली ये जो साइंस का स्टडी हुआ या व्हाटएवर हमारी जो क्लासिफिकेशन की स्टडी जहाँ से हो गई, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की स्टडी, तो बिफोर 220 इयर्स अप्रोक्सीमेटली एट द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के पहले साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा। 30 एलिमेंट्स वो टाइम पे साइंटिस्ट को मालूम थे। मींस एट द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ये जो ईयर था एट द ईयर 1800, दैट मींस 1800, सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही ज्ञात थे, साइंटिस्ट को मालूम थे। ये जो 30 एलिमेंट्स है, इनका उनको स्टडी करना था, लेकिन ये स्टडी करते वक्त इनका स्टडी कैसे करेंगे? उनका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, कलर देखेंगे, उनके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, इनके जो रिएक्शंस है वो हर एक के साथ कैसे होते हैं, ये सब स्टडी करने के लिए उनके पास एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना जरूरी था। और ये जनरल अगर वो स्टडी करने जाते तो किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं होता था। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सब जो एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट्स को कुछ तो ग्रुप में डिवाइड करने के बारे में सोचा, डिवाइड करने का डिसीजन लिया और उनका ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले ये हुआ था। तब पहले जब एलिमेंट्स क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, तब सिर्फ वो मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये दो ही कैटेगरी में उन्होंने उनको डिवाइड किया था। पहले जब उन्होंने स्टार्टिंग किया तो ये पहला था मेटल्स और दूसरा था नॉन मेटल्स। लेकिन साइंटिस्ट जब उनका स्टडी आगे करते गए तो उनके ध्यान में आया कि सम ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर। अभी तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, वो टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही थे, लेकिन ये 30 एलिमेंट्स का स्टडी उन्होंने पहले दो कैटेगरीज में किया और ये कैटेगरी में स्टडी करते करते बाद में उनको ध्यान में आया कि सम ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर, those are possessing some of the properties of metals as well as some of the properties of non metals also. उनको प्योरली मेटल्स भी नहीं कहलाया जाता है और वो प्योर नॉन मेटल्स भी नहीं है। That means it is the combination of properties of both of them. मेटल्स के भी प्रॉपर्टी possess कर रहे हैं, नॉन मेटल के भी कर रहे हैं। That means those are not pure metals and not pure non metals. Such type of category is called as metalloid. तो ये जो कैटेगरी है, ये मेटालॉइड स्तर की जो कैटेगरी है, ये बाद में इन्वेंट हुई। पहले साइंटिस्ट ने यही एलिमेंट्स को डिवाइड करते वक्त सिर्फ ये दो क्राइटेरियाज में ही डिवाइड किया था, दो ही ग्रुप्स में डिवाइड किया था। लेकिन बाद में उनके ध्यान में आया कि और भी ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं कि वो एलिमेंट्स कुछ मेटल्स के और कुछ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, या दोज आर नॉट प्योर मेटल्स या दोज आर नॉट प्योर नॉन मेटल्स। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन पहले उन्होंने स्टार्ट किया। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का जैसे वो स्टडी करते गए वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बढ़ते गए। जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने लगा। सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड, यही तीनों कैटेगरी में अगर इनको डिवाइड करेंगे तो भी वो मुश्किल हो रहा था उनके स्टडी के लिए। तो इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके लिए शुरुआत की थी, लेकिन पहला ट्राई डोबेलाइनर नाम के साइंटिस्ट ने किया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने कैसे ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का ट्राई किया, वो अभी हम लोगों को स्टडी करना है। लेकिन पहला ट्राई तो डोबेलाइनर ने किया। इसके बाद न्यूलैंड्स करके एक साइंटिस्ट थे। डोबेलाइनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप किया और वो 3 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज कैसे सेम है वो दिखाने का प्रयास किया। न्यूलैंड्स ने उसके बाद 8 एलिमेंट्स के ग्रुप किए और वो 8 एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, या पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ, 8th एलिमेंट के साथ कैसे मिलजुल के रहता है, उनके प्रॉपर्टीज में कितने सारे सिमिलैरिटीज हैं, ये सब दिखाने का ट्राई किया। और ऐसे 8 एलिमेंट्स का, 7 एलिमेंट्स का, 8 एलिमेंट्स का ऐसे ग्रुपिंग वो करते गए। और ऐसे करते करते उनके ध्यान में बहुत सारी चीजें आने लगी कि इसमें बहुत एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो अगर हम लोग ट्राई भी करने जा रहे हैं तो भी ये तीनों, डोबेलाइनर ने जब ट्राई किया था तो उन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किया, लेकिन
कभी-कभी ऐसे भी होने लगा कि ये तीनों एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज समहाउ डिफरेंट होने लगे। न्यूलैंड्स ने जब ट्राई किया था वो ऑक्टेट जैसा 8 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किए थे, उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स का वो क्लासिफिकेशन कर नहीं पाए। तो ऐसे ही ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही हर एक साइंटिस्ट ने उसके लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स किए और हर एक साइंटिस्ट ने खुद का कुछ योगदान दिया और ये क्लासिफिकेशन की मेथड डेवलप होने लगी। ये सब होने के बाद मेंडेलीव करके एक साइंटिस्ट ने बाद में बहुत सारे दिन बाद मेंडेलीव ने ये जो एलिमेंट्स थे ये एलिमेंट्स तब तक बहुत सारे एलिमेंट्स उनकी डिस्कवरी हो गई थी। ये जो एलिमेंट्स थे बहुत सारे एलिमेंट्स को उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया और ये टेबल फॉर्म में अरेंज करते वक्त वो सब एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, लेकिन जब अरेंज किया तो उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको अरेंज किया और ऐसा ही ये स्टडी आगे चलता गया और लास्ट में जो हमारे अभी तक का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया है वो मोसले नाम के साइंटिस्ट ने किया और ये मोसले का जो क्लासिफिकेशन मेथड था तो अब तक हम लोग वही स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी ये चैप्टर में 4 अलग-अलग साइंटिस्ट ने कौन-कौन से तरीके से ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है वो सब स्टडी करना है। पहले तो जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफिकेशन किया, लेकिन जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए वैसे हर एक साइंटिस्ट ने उनके मेथड्स के हिसाब से पहले डोबेराइनर, बाद में न्यूलैंड्स, मेंडेलीव एंड लास्ट में मोसले, ये सब ने कुछ अपने तरीके से अपने हिसाब से ये सब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब ये क्लासिफिकेशन को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लास्ट में क्लासिफिकेशन हुआ था वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड्स हुआ था। Now let's start with the first method of classification and that is the Dobereiner triads. Now first of all, before studying this method of classification, we must know what is meant by triad. Dobereiner ने क्या किया था? उनको जब ध्यान में आया कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो ये एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो पहले उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार किया। डोबेराइनर ने क्या किया? 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार किया। ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज ट्रायड। लेकिन ये जब ग्रुप किया था वो टाइम पे उन्होंने ये जो 3 एलिमेंट्स हैं उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया था? तो इनके एटॉमिक मासेस उन्होंने कंसीडर किए थे। जब डोबेराइनर ने एलिमेंट्स का जब स्टडी किया था तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस किया था और ये एटॉमिक मासेस स्टडी करने के बाद उनके समझ में आया कि ऐसे कुछ तो एलिमेंट्स है कि ऐसे पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स आर देयर कि दोज आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक मास और उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा उन्होंने एक साथ स्टडी किया और ये स्टडी करने के बाद कुछ तो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार किया, उनको ग्रुप में अरेंज किया और ये जो ग्रुप्स है उनको उन्होंने ट्रायड करके नाम दिया। अब ये जो ट्रायड्स है, ये ट्रायड्स में उन्होंने क्या बताया? अगर ये ट्रायड्स के एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला एक ट्रायड दिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने ये 3 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक मासेस ये सबका स्टडी किया और ये स्टडी करने के बाद उनके ध्यान में आया कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, लेकिन हम अगर इनके एटॉमिक मासेस का कंसीडरेशन करेंगे, एटॉमिक मासेस के बारे में सोचेंगे, तो इनके मासेस अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 एटॉमिक मास यूनिट, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट और पोटेशियम का है 39.1। तो उनके ध्यान में ऐसे आया कि ये जो मिडल एलिमेंट है, ये मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, दिस एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज और मीन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है it is the mean of the atomic masses of rest of 2 elements or extreme elements। ये जो दो बाजू वाले एलिमेंट्स हैं
ये एलिमेंट्स के ये एटॉमिक मासेस है, दीज आर एटॉमिक मासेस। तो इसका एटॉमिक मास 6.9 है, इसका एटॉमिक मास 39.1 है। अगर इसका एवरेज हम लोग कंसीडर करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मीन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। तो इसका एवरेज कितना आता है? दिस इज इक्वल टू 6.9 plus 39.1 upon 2 and that is equal to what is it? And that is equal to 23। तो ये जो एटॉमिक एवरेज, ये दोनों के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आ रहा है, मीन वैल्यू आ रही है, ये जो मीन वैल्यू है, ये वैल्यू इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो ये डोबेराइनर ने उनके क्लासिफिकेशन के टाइम पे बताया। डोबेराइनर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस। ही ग्रुप्ड द एलिमेंट्स इन terms of threes, that means तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया and these groups are called as triads. In a triad he told that afterwards the atomic mass of the middle element is the average value or mean value or arithmetic mean of the atomic masses of the rest of elements. So this is the law, this will be asked in your exams as Dobereiner's triad law. Keep in mind यहाँ पे ये दो तीन वर्ड्स बहुत ही जरूरी है। एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने स्टडी किया था, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब एलिमेंट्स लिखे थे और ये लिखने के बाद उनके ध्यान में आया तीन एलिमेंट्स का ग्रुप किया, इसके लिए ट्रायड इज कॉल्ड एज ट्रायड। और मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है, ये जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के एवरेज है और मीन वैल्यू है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन का ट्राई डोबेराइनर ने किया था। लेकिन बाद में ऐसे हुआ और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि उन्होंने इतने सारे बहुत सारे एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करके उन्होंने ट्रायड्स दिए। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डोबेराइनर ट्रायड। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड ट्रायड। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। The atomic masses, here arrange these three elements in increasing order of या increasing number of their atomic masses। तीनों को अरेंज किया। इनके जो एटॉमिक मासेस है, कैल्शियम का है 40.1, स्ट्रोंशियम का है 87.6 और इसका है 137.3। तो these are the atomic masses of these three elements। तो what this Dobereiner law, triad law states that the atomic mass of middle element, that is 87.6, is the arithmetic mean of these two, that or average of these two. Let's check it। 40.1 plus 137.3 upon 2 अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आता है 0.4 and that is equal to 88.7. See here, we are getting this average as 88.7, but the exact or accurate value of the atomic mass of strontium is 87.6। तो ये जो दो वैल्यूज है ये थोड़े बहुत डिफर हो रहे हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली वी कैन कंसीडर एक का ही डिफरेंस है, इसके लिए वी कैन से दैट दोस आर अप्रोक्सीमेटली सेम। यहाँ पे तो एग्जैक्टली सेम आ रहे थे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दोस आर सेम, दैट मींस इट इज अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ दिस रिमेनिंग टू एलिमेंट्स वी कैन से। तो इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स का उन्होंने स्टडी किया, लेकिन उनके ध्यान में आया कि सर्टेन टाइप ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहे थे, बहुत सारे वैल्यूज में बहुत डिफरेंस आ रहा था। तो ये जो डोबेराइनर की जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पहली थी वो सब एलिमेंट्स के लिए वो फॉलो नहीं हो रही थी, या सब एलिमेंट्स वो फॉलो नहीं कर रहे थे।